Hello students, so in the previous lectures we have been talking about various plant hormones. We did discuss about cytokinin, auxin, gibberellin. ठीक है, so let's talk about ethylene today. So ethylene की बात करते हैं तो याद रखना है कि it's a gaseous hormone which mainly deals with the ripening of fruit. It's a gaseous hormone produced in low amounts. It is produced in low amounts. It is also a volatile substance. काफी जल्दी इवोपरेट हो जाएगा. ठीक है. Now it was actually recorded by scientists. Those were cousin scientists. उन्होंने क्या रिपोर्ट किया था कि they had some ripened orange. उनके पास ripened orange था और they had some stored unripe banana in the kitchen. ठीक है. तो what they observed is when they placed this ripened orange along with the stored unripe bananas, it caused ripening of the bananas. It caused ripening of banana. ठीक है. तो क्या नोट किया इन कजिन्स ने ये नोट किया कि जब उन्होंने रिपेंड ऑरेंज को कच्चे बनाना के पास रखा, सो बनाना भी क्या होने लगे, दे स्टार्टेड पकने लगे, दे स्टार्टेड टू रिपन. ठीक है. सो रिपनिंग ऑफ बनाना occurred. So that means there is something which is produced or released by the ripened orange in the atmosphere. Okay, because it's a gaseous hormone ना. So there's something released in the atmosphere जो बाजू में जो केले थे कच्चे उनको पकाने में हेल्प कर रहा है. ठीक है. सो रिपेंड ऑरेंज स्टोर्ड अंडर बनाना एंड कॉज रिपनिंग ऑफ बनाना. ठीक है. फिर लिखते हैं इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट. प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट. सब प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं इथाइलिन, बट विल पुट इट स्पेसिफिकली एज produced by all the parts of the plant, especially parts which show senescence and ripe fruits. ठीक है. तो याद रखना इथाइलिन प्लांट का हर एक पार्ट प्रोड्यूस करेगा, बट स्पेशली इसका प्रोडक्शन कहाँ होता है कि दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय पार्ट्स विच शो senescence and in the ripe fruits. Okay. Now the concentration that is required of that is 0.01 to 10 parts per million. This is the concentration that is required of ethylene for the ripening of fruits. Now, इथाइलिन का प्रीकर्सर कौन है? व्हाट इज फॉर्मिंग इथाइलिन? किससे डिराइव हुआ इथाइलिन? तो वो भी देख लेते हैं. इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड मिथ्योनिन. और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इथाइलिन खुद का प्रोडक्शन करवाता है. सो दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग. खुद का प्रोडक्शन करवाना, इट शोज ऑटो कैटालिटिक इफेक्ट. इट शोज ऑटो कैटालिटिक इफेक्ट. तो देखते व्हाट इज ऑटो कैटालिटिक इफेक्ट. तो कौन है प्रीकर्सर?
So the precursor is methionine, which is a amino acid. और आपको ये पता होगा अमीनो एसिड इज स्टार्ट कोडोन व्हिच इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है. सो मिथ्योनिन से इथाइलिन का फॉर्मेशन होता है एंड दिस मिथ्योनिन इट लेटर ऑन फॉर्म्स as adenosyl methionine, which is later converted into as adenosyl methionine, which is written as SAM. ठीक है. So the precursor is methionine. Methionine later on forms as adenosyl methionine, which is later on converted into aminocyclopropane carboxylic acid. Aminocyclopropane carboxylic acid. ठीक है, which is written as ACC. ACC. This should be very clear कि यार प्रीकर्सर मिथ्योनिन है. मिथ्योनिन से क्या बन रहा है? मिथ्योनिन से बन रहा है एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन which is later on converted into aminocyclopropane carboxylic acid. अब यहाँ पे एक एंजाइम जो हेल्प करता है इस प्रोसेस के लिए उसका नाम है ACC synthetase. We have an enzyme working here. The name is ACC synthetase. ठीक है. अब ये अमीनो साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड इज लेटर कन्वर्टेड इनटू इथाइलिन. ठीक है. सो इथाइलिन का फॉर्मेशन हुआ अमीनो एसिड से मिथ्योनिन. अब ये जो इथाइलिन बना है ये खुद किस चीज के हेल्प में किस चीज का प्रोडक्शन करवाता है? तो once ethylene is produced, it helps in production of ACC synthetase. मतलब खुद इथाइलिन एक एंजाइम बना रहा है जो खुद इथाइलिन के प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है. अरे बात समझ में? क्योंकि इथाइलिन जब बनेगा तो इथाइलिन इस ACC सिंथेटेज का प्रोडक्शन करेगा और ये ACC सिंथेटेज अमीनो साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा जो लेटर ऑन इथाइलिन बनाएगा. तो बिकॉज इथाइलिन इज प्रोड्यूसिंग समथिंग which is helping in production of itself, खुद का प्रोडक्शन करने में हेल्प कर रहा है, इसीलिए we term it as ethylene shows autocatalytic effect. लिखते हैं ethylene shows autocatalytic effect. ठीक है. फिर मतलब क्या लिखना पड़ेगा? It stimulates its own production. खुद का प्रोडक्शन करवा रहा है क्योंकि इथाइलिन बनाएगा ACC सिंथेटेज और ACC सिंथेटेज बनाएगा ACC और ACC बनाएगा इथाइलिन. तो खुद का ही प्रोडक्शन करा रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे टर्म लिखा है इथाइलिन शोज ऑटो कैटालिटिक इफेक्ट. और क्या है? इथाइलिन also stimulates the production of ऑक्सीन. ऑक्सीन के प्रोडक्शन को भी करता है इंक्रीज. ठीक है. CO2 एंड Ag2+, ये दो जो चीजें हैं ये इथाइलिन के प्रोडक्शन को कम करती है. तो लिख देते हैं डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ इथाइलिन. इथाइलिन के प्रोडक्शन को कम कर देगा कौन? CO2 एंड Ag2+.
क्लियर है? अब इथाइलिन के बारे में जो मैंने स्टार्टिंग में पॉइंट बोल दिया कि यार इट इज हेल्पफुल इन रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, तो कौन से फ्रूट्स के रिपनिंग में हेल्प करेगा? सब फ्रूट्स के, या वी हैव सम लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्रूट्स? सो लेट्स सी। ऑटो कैटालिटिक हार्मोन तो आपको पता चल गया, ठीक है। सो फंक्शन अगर देखें तो एक फंक्शन जो आपको पता है दैट इज रिपनिंग। रिपनिंग कौन से फ्रूट्स की? ऑल द फ्रूट्स, और वी हैव सम लिमिटेड फ्रूट्स। सो लेट्स सी, यहां पे वी हैव टू वेराइटीज, क्लाइमेटेरिक फ्रूट्स and non climateric fruits. So there is climateric fruits and there is non climateric fruits. So ripening ethylene causes ripening in climateric fruits, causes ripening in क्लाइमेटेरिक फ्रूट्स। इसमें रिपनिंग कॉज नहीं करता है। नॉन क्लाइमेटेरिक फ्रूट्स में इथाइलिन रिपनिंग कॉज नहीं करता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो द एग्जाम्पल्स आर एप्पल है, बनाना है, ऑरेंज है, पेयर एंड plum and tomato. These are some of them. So apple, banana, orange, pear, plum, tomato में इथाइलिन क्या करेगा? इथाइलिन रिपनिंग कॉज करेगा एंड दिस आर क्लाइमेटेरिक फ्रूट्स। नॉन क्लाइमेटेरिक फ्रूट का अगर एग्जांपल देखें, सो वी हैव पाइनएप्पल, cherry, and we can take the example of strawberry as well. ठीक है। सो नॉन क्लाइमेटेरिक फ्रूट्स में इथाइलिन इज नॉट कॉजिंग रिपनिंग, व्हाइल इन द क्लाइमेटेरिक फ्रूट्स इथाइलिन इज कॉजेज रिपनिंग। ठीक है। तो जब रिपनिंग होगा तो मैं एक और पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ कि जो रेस्पिरेशन रेट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं, इथाइलिन ऑल्सो हेल्प्स इन इंक्रीजिंग respiration rate increases। respiration rate क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है। simple and easy। okay, now let's move ahead। अभी मैंने पाइनएप्पल को एग्जांपल में लिखा कि यार उसमें रिपनिंग कॉज नहीं कर रहा है, बट it can cause flowering। Ethylene does not cause ripening in pineapple but causes फ्लावरिंग। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इथाइलिन रिपनिंग कॉज नहीं कर रहा है बट फ्लावरिंग कॉज कर रहा है पाइनएप्पल में। ओके। अब कमर्शियली जो कंपाउंड मिलता है इथाइलिन के जैसा जो रिपनिंग में हेल्प करता है, अगर उसकी मैं बात करूं तो यहां लिखेंगे
कमर्शियली रिपनिंग कंपाउंड की अगर बात करें, सो वी हैव एथिफोन, क्या नाम है, एथिफोन। इट इज इक्विवेलेंट टू इथाइलिन। जो इफेक्ट इथाइलिन देता है वही एथिफोन देता है, बट दिस इज अ कमर्शियली रिपनिंग कंपाउंड जो मार्केट में मिलता है, जो रिपनिंग में हेल्प करेगा। ठीक है, सो क्या क्या प्रोसेस कर सकता है ये, तो इट हेल्प्स इन ऑब्वियसली रिपनिंग में तो हेल्प करेगा ही। देन एब्सिशन, ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, पत्तों का गिरना, फ्लावर का गिरना, फ्रूट्स का गिरना, दैट इज एब्सिशन। एब्सिशन आपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ रखा है। देन देयर इज थिनिंग ऑफ वॉलनट एंड चेरी। ठीक है, सो जो इफेक्ट इथाइलिन दे रहा था वही इफेक्ट एथिफोन देगा। ओके, सो लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स टॉक अबाउट ट्रिपल रिस्पॉन्स। जब भी इथाइलिन यूज में आता है तो जो प्लांट है वो ट्रिपल रिस्पॉन्स जनरेट करता है। जब भी इथाइलिन यूज करेंगे तो प्लांट ट्रिपल रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है। वन इज इट प्रिवेंट्स स्टेम इलोंगेशन। स्टेम इलोंगेशन को प्रिवेंट करेगा, मतलब स्टेम को लंबा नहीं होने देगा। देन इट कॉजेस swelling of axis and horizontal growth of seedling। ठीक है, so it prevents stem elongation, swelling of axis and horizontal growth of seedling। ये this is the triple response when ethylene is being used or ethylene is produced by a plant। तो ये प्लांट में 3 कैरेक्टरिस्टिक दिखेगी। उसका स्टेम इलोंगेशन नहीं होगा, उसकी एक्सिस स्वेल हो जाएगी और जो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है सीडलिंग की वो बढ़ जाएगी। ठीक है, ओके, सो ट्रिपल फ्यूजन के अलावा और क्या क्या होगा तो वो भी देख लेते हैं। ट्रिपल फ्यूजन के अलावा ट्रिपल फ्यूजन के अलावा यहां पे क्या दिखेगा आपको, इट प्रमोट्स रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन। प्रमोट्स रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर formation। It promotes root growth and root hair formation। दूसरा, it causes internodal elongation and elongation of petiole in deep water plants। in deep water plants। ठीक है, promotes root growth and root hair formation and internodal elongation and elongation of petiole in deep water
प्लांट्स, तो किस तरीके से डीप वाटर प्लांट्स में इलोंगेशन कर रहा है ये इंटरनोडल टिश्यू का, तो देखते हैं। सो डीप वाटर प्लांट्स में जो इथाइलिन है, इथाइलिन से गैसियस हार्मोन, तो वो पानी में ठीक से डिफ्यूज नहीं हो पाता है। सो इथाइलिन अगर डिफ्यूजन देखें तो डिफ्यूजन काफी कम है पानी के अंदर। अब जब इथाइलिन ठीक से डिफ्यूज नहीं हो पाएगा तो इथाइलिन का कंसंट्रेशन इन प्लांट इंक्रीजेस, और जब प्लांट में कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा तो इससे क्या होगा, इट इनहिबिट्स एब्सिसिक एसिड सिंथेसिस। एब्सिसिक एसिड का सिंथेसिस क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और आपको पता है कि एब्सिसिक एसिड इज एंटीजीए, दैट इज एंटी गिबरेलिक एसिड। तो उसका अपोजिट काम करता था, तो आपने क्या करा, इनहिबिट कर दिया। और गिबरेलिक एसिड का तो आपको पता ही है कि जब आप गिबरेलिक एसिड को स्प्रे करते थे प्लांट्स के ऊपर, जो रोसेट हैबिट दिखाता था, तो उनका स्टेम इलोंगेट हो जाता था। अब यहाँ पे क्या होगा, इनहिबिट्स एब्सिसिक एसिड सिंथेसिस। क्या लिखे, गिबरेलिक एसिड starts working and causes internodal elongation and causes internodal elongation। जो बात मैंने यहाँ पे लिखी कि इट कॉसेज इंटरनोडल इलोंगेशन, किस तरीके से इलोंगेशन हो रहा है ये आपको अभी पता चल गया होगा। क्योंकि इथाइलिन डिफ्यूज नहीं हो पाता है, तो इथाइलिन अगर डिफ्यूज नहीं हो पा रहा है तो इथाइलिन का कंसंट्रेशन प्लांट में बढ़ने लगेगा। और जब इथाइलिन का कंसंट्रेशन प्लांट में बढ़ेगा तो क्या होगा, इट वुड इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ एबीए, एब्सिसिक एसिड सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। और एब्सिसिक एसिड किस तरीके से काम करता था, वो इंटरनोडल का एलोंगेशन नहीं करता था, इसलिए मैंने क्या लिखा, एंटी गिबरेलिक एसिड। तो अब एब्सिसिक एसिड तो प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, तो ये जब प्रोड्यूस नहीं होगा तो गिबरेलिक एसिड क्या करेगा, काम करने लग जाएगा। गिबरेलिक एसिड जो ऑलरेडी अवेलेबल है प्लांट में, वो एब्सिसिक एसिड की प्रेजेंस में काम नहीं करता था। बट यहाँ पे क्या हो गया कि जब प्लांट में इथाइलिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो गिबरेलिक एसिड एबीए का सिंथेसिस रुक जाता है, तो एबीए बनेगा ही नहीं। और एबीए नहीं बनेगा तो गिबरेलिक एसिड ठीक से काम कर पाएगा, और गिबरेलिक एसिड क्या करेगा, इट विल स्टार्ट वर्किंग and cause internodal elongation. So this is how in the water plants उनका जो स्टेम है उसे इंक्रीज किया जाता है लेंथ में। ठीक है, मतलब स्टेम को इलोंगेट करने का काम तो कौन कर रहा है, गिबरेलिक एसिड ही कर रहा है, बट दिस इज बिकॉज ऑफ इथाइलिन। अगर इथाइलिन का प्रोपोर्शन ज्यादा कम होता तो ये वाला स्टेप नहीं हो पाता, गिबरेलिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता। और गिबरेलिक एसिड अगर प्रोड्यूस हो जाता तो एब्सिसिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता, तो गिबरेलिक एसिड एब्सिसिक एसिड की प्रेजेंस में काम नहीं कर पाता, और काम नहीं कर पाता तो क्या होता, स्टेम इलोंगेशन नहीं होता। मतलब द स्टेम इज बीइंग इलोंगेटेड बाय गिबरेलिक एसिड बट इट इज ट्रिगर्ड बाय इथाइलिन, है ना। इथाइलिन का ज्यादा अमाउंट कंसंट्रेशन इसको ट्रिगर कर रहा है और इसको इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव अहेड। Okay, ethylene forms female flowers in cucumber. Forms female flowers in cucumber. ठीक है, it breaks bud and seed it breaks bud and seed dormancy। ठीक है, सीड जर्मिनेशन
causes seed germination in plants. I'm sorry. To be more specific, अगर मैं लिखूं तो I'll put it as seed germination in peanut and forms apical hook in dicot plants. ठीक है ना. व्हाट इज दिस एपिकल हुक, ये देख लेते हैं एक बार कि व्हाट इज एपिकल हुक और ये इथाइलिन किस तरीके से एपिकल हुक का फॉर्मेशन कर रहा है. सो टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एपिकल हुक वी नीड टू नो द एम्ब्रियो. ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे डाइकोट एम्ब्रियो का एक बार. ओके, लेट्स लुक एट द डाइकोट एम्ब्रियो फर्स्ट, देन ओनली वी कैन टॉक अबाउट कि व्हाट इज हुक. So when we look at the dicot embryo, what do we observe? We would observe the cotyledons. ठीक है, इस तरीके से आपको दिखेगा. So we have the plumule at the tip. This portion is the plumule which forms the future shoot. Plumule, अच्छा ये portion जो है this is cotyledons. इसको cotyledons कहा जाता है. तो plumule और cotyledons के बीच का जो portion है इसे एपिकोटाइल कहा जाता है. It is known as एपिकोटाइल. और ये एपिकोटाइल ही हुक का फॉर्मेशन करता है. दिस एपिकोटाइल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हुक. किस तरीके से मैं बताऊंगा. ठीक है, सो प्लूम्यूल, एपिकोटाइल, कोटलीडोन्स. कोटलीडोन्स के बाद नीचे की तरफ अगर देखें, सो दिस पोर्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट. ये रूट बनाता है. और रेडिकल और कोटलीडोन के बीच का जो पोर्शन है उसे कहा जाता है हाइपोकोटाइल. क्या कहा जाता है उसे? हाइपोकोटाइल कहा जाता है. ठीक है, यहां पे मेंशन कर देते हैं. अ प्लूम्यूल इज गोइंग टू फॉर्म द फ्यूचर शूट एंड द रेडिकल इज गोइंग टू फॉर्म द फ्यूचर रूट. सो वी हैव फ्यूचर शूट, दैट इज प्लूम्यूल, एंड वी हैव फ्यूचर रूट. ठीक है, सो दिस इज अच्छा. और एम्ब्रियो एक्सिस को अगर देखें, if we talk about the embryo axis is known as tigellum. It is known as tigellum, the embryo axis. So now let's talk about कि किस तरीके से हुक का फॉर्मेशन होता है. तो इसके लिए we should be knowing about germination, seed germination. तो सीड जर्मिनेशन दो तरीके से होते हैं. सीड जर्मिनेशन दो तरीके से है. One is hypogeal, another is epigeal. So we have hypogeal, another is epigeal. दो टाइप के सीड जर्मिनेशन होता है, अपन को पता होना चाहिए. डिफरेंस अगर देखें इनका, I'll put some basic difference. Hypogeal germination में क्या होता है कि जो कोटिडोन्स होते थे remain inside. Cotyledons remains inside soil. ठीक है, बल्कि when you talk about apical seed germination, cotyledons
कम आउट ऑफ सॉइल से बाहर की तरफ आ जाते हैं। एग्जाम्पल लिख देते हैं। सो वी हैव द मैंगो, and we can take the example of legumes. मैंगो और लेग्यूम्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहां पे वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ कैस्टर, ऑनियन एंड मस्टर्ड। ठीक है, सो दिस आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स, नॉट ऑल द एग्जाम्पल्स। ठीक है, आपको याद रखना है सब एग्जाम्पल नहीं, थोड़े बहुत एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। तो लेट्स टॉक अबाउट हाउ डज हाइपोजियल seed germination take place. So let's say this is the ground, this is the soil. ठीक है, अब इस soil में जब seed डाला है, let's say this is the seed. seed में फिर क्या होगा? There's going to be growth taking place. ओके, और ग्रोथ में कौन सी चीज बाहर आएगी? सो देयर इज गोइंग टू बी फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल। इस तरीके से रेडिकल बाहर आएगा। ठीक है, और फिर ये रेडिकल के बाद देयर इज फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल, और लंबा होता जाएगा और रूट्स बनने लगेगी। और उसी के साथ देयर इज ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ द एपिकोटाइल। एपिकोटाइल का भी क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। आई हैव टू इस तरीके से। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो एपिकोटाइल वाला पोर्शन है वो बाहर आ रहा है, और ये जो पोर्शन है दिस इज द प्लूम्यूल, दिस इज द प्लूम्यूल। और आप देख सकते हो यहाँ पे एक हुक का फॉर्मेशन हो रहा है। सो मैंने लिखा था कि यार जो एपिकोटाइल है दैट इज फॉर्मिंग द हुक। तो ये देखो हुक बन गया। ठीक है, और इस हुक के अंदर कौन सी चीज को प्रोटेक्टेड रखा है? इस हुक के अंदर देयर इज प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर जो आगे जाके क्या बनाने वाला है? इट इज गोइंग टू फॉर्म द फ्यूचर शूट। तो दिस इज हाउ द हाइपोजियल जर्मिनेशन टेक्स प्लेस, क्योंकि सीड पूरा की पूरा कहाँ है? अंदर है। तो लिख देते हैं अपन, दिस इज रेडिकल, this is hypocotyle, this is apicotyle. This structure here is plumule. We can term this as the hook. और यहाँ पे ये क्या बन रहा है? This is formation of root system. This formation of root system here. ठीक है, तो अभी आपको पता चला कि किस तरीके से इथाइलिन हुक का फॉर्मेशन कर रहा है। सो दिस इज द हुक विच इज प्रोटेक्टिंग व्हाट? प्लूम्यूल। यहां लिखेंगे हुक फॉर्मेशन occurs through apicotyle for the protection of protection of next structure that is plumule. plumule के प्रोटेक्शन के लिए इस टाइप का हुक बन रहा है, और ये अंदर की तरफ होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार फिर से दिखा देता हूँ। इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस। थोड़ा और अंदर दिखा रहा हूँ। तो ये अंदर की तरफ आ गया प्लूम्यूल। तो प्लूम्यूल इज प्रोटेक्टेड अंडर द हुक। क्लियर है? नाउ इफ यू टॉक अबाउट द एपिजियल जर्मिनेशन, तो इसमें क्या होगा? सो आई होप दिस इज क्लियर। अब एपिजियल जर्मिनेशन देखते हैं। सो एपिजियल जर्मिनेशन में जो कोटलीडोन्स है वो सॉइल से बाहर आ जाएंगे। गोइंग टू बी पुल्ड आउट ऑफ द सॉइल। ओके, ये सॉइल बना दिया अपन ने। ये सीड ले लेते हैं। सो ये डेवलपमेंट चालू हो गया रेडिकल से रूट का, और फिर देयर इज अगेन फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? देयर इज फॉर्मेशन ऑफ हाइपोकोटाइल। ठीक है, तो हाइपोकोटाइल की वजह से क्या होगा? ये जो एम्ब्रियो, ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है ये बाहर की तरफ पुल आउट हो जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस नाउ।
इलोंगेशन हो रहा है हाइपोकोटाइल का, तो जो प्लूम्यूल है, जो कोटलीडोन्स है वो बाहर की तरफ आ जाएंगे, और फिर क्या होगा, बाहर की तरफ आने के बाद प्लूम्यूल का फॉर्मेशन होगा। तो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस नाउ। ठीक है, ये रूट सिस्टम यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप देख सकते हो कि इन दी हाइपोजेनल जर्मिनेशन क्या हुआ कि जो एपिकोटाइल था वो बन गया था अंदर की तरफ ही, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एपिजेल की आप बात करते हो तो एपिकोटाइल या फिर प्लूम्यूल का फॉर्मेशन कब हो रहा है, वंस द फॉर्मेशन ऑफ हाइपोकोटाइल एंड द रेडिकल हैज टेकन प्लेस, उसके बाद हो रहा है। तो दिस इज एपिजियल सीड जर्मिनेशन, जहां पे कोटलीडोन जो है वो कहां पे है, कोटलीडोन्स जमीन से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, कोटलीडोन जमीन से बाहर आ जाते हैं, और फिर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ, दिस इज व्हाट दिस इज प्लूम्यूल, और यहां पे आएगा एपिकोटाइल। तो यहां पे कोई प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है टू प्रोटेक्ट द प्लूम्यूल, जैसे कि आपने हाइपोजियल जर्मिनेशन में देखा था कि देयर इज अ प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर, तो दैट इज एब्सेंट इन दी एपिजियल सीड जर्मिनेशन। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। सो यहाँ पे कोटलीडोन बाहर आके फिर डेवलप करता है प्लूम्यूल, और अर्लियर केस में कोटलीडोन अंदर ही था और उसने प्लूम्यूल का और एपिकोटाइल का फॉर्मेशन कर दिया था। ठीक है, सो आई होप थिंग्स आर वेरी वेरी क्लियर। आई कीप दिस मच फॉर दिस सेशन। ठीक है, इन द नेक्स्ट लेक्चर विल टॉक मोर अबाउट द अदर टॉपिक्स रिगार्डिंग द चैप्टर। ठीक है, थैंक यू सो मच।